जय हिंद एवरीवन, मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप. वेलकम टू CFA पाथफाइंडर्स एंड पाथफाइंडर्स अकेडमी पुणे. आई एम extremely sorry. I apologize you to because I couldn't complete the discussions. So I'll be providing all the discussions, remaining discussion videos of the all the remaining test within next 2 days. सो आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉट यूर चेक्ड आंसर कीज. उन उसके साथ इसको रेफर करते रहिए. आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू ऑल द सैम्पल आंसर पेपर्स. सो आज के इसमें मैं ब्रीफली इशू डिस्कस करूँगा. 15 नवंबर का 8 नवंबर तक आ चुका है. 15 नवंबर, देन 22 नवंबर, 29 नवंबर, जो 5 बचे हैं मैं नेक्स्ट 2 डेज में कंप्लीट कर दूंगा. सो दिस इज द पेपर ऑफ 15 नवंबर. जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर 2 है ये. इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द नीड फॉर मर्जर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स. एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मूव चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है कि इंडिया के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज करने का प्लान चल रहा है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर उनमें से मेजॉरिटी स्टेक्स ओन करता है या वो डायरेक्टली कंप्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. तो इंडिया में टोटल 19 नेशनलाइज बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो IDBI है, और उसके साथ साथ इंडिया में उसका SBI जो कम्प्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था. तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर करके इंडिया ने अभी मतलब गवर्नमेंट का जो प्लान चल रहा है, सिर्फ टोटल 4 पब्लिक सेक्टर बैंक बड़े रखेंगे, बाकी सब कुछ ड्यू टू द वेरियस रीजंस मर्ज करने का प्लान चल रहा है. तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर मर्जर ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को जो स्ट्रक्चर आप लिखोगे, जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक में, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन शुड बी अबाउट द नीड, और इंडिया ने जो जो डिसीजन लिया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज करने का, उसके बारे में कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द इकोनॉमी, साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. परचेसिंग पावर पैरिटी में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. और आप यू कैन इवन स्टार्ट विद द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो आप उसमें ये भी, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, बोल सकते हो. लेकिन बट banking being backbone of Indian economy, they are not performing well, and there are various issues because of which government is considering merger of all public sector banks. So introduction में आप बता सकते हो कि वेरियस रीजंस है, ये बता दिया. बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट जो है, द फर्स्ट पार्ट शुड बी अबाउट द नीड. एक तो आप बैकग्राउंड दे सकते हो अबाउट द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मतलब आता क्या है इसमें कि पहले इंडियन बैंकिंग सेक्टर क्या है. बैंकिंग सेक्टर में जो शेड्यूल बैंक है, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स है. कमर्शियल बैंक्स में प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट के बैंक हैं. और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है थ्रू RBI. और जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक्स इंडिया के हैं, ऐसे 19+1 बैंक्स हैं इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं. और ये बैंक, उसमें से कुछ नेशनलाइज है, कुछ खुद के गवर्नमेंट के थे. इंदिरा गांधी जी ने उसको नेशनलाइज किया था. लेकिन अभी इसमें से बहुत सारे बैंक ड्यू टू द वेरियस इश्यूज या तो लॉस में चल रहे हैं काफ़ी सारे बैंक्स, या इनके अंदर कुछ ना कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं, एंड बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं. एंड इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक भी बहुत बड़े लेवल का बैंक है नहीं. SBI के साथ भी SBI के बहुत सारे एसोसिएटेड बैंक्स थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर वगैरह वगैरह, उसका ऑलरेडी मर्जर हो चुका है. सो यू कैन राइट अबाउट ब्रीफ बैकग्राउंड. देन नीड, जो मेन टॉपिक है ऐसे का कि नीड फॉर मर्जर. नीड फॉर मर्जर क्या था, क्यों मर्जर करने का ज़रूरत है. ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, मीन्स यू हैव टू मेंशन द प्रॉब्लम्स. अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या है मर्जर करने के लिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या है. पहले तो डुप्लीकेशन है, और द क्लाइंट्स आर सेम. एक आदमी के 4 अकाउंट है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्लाइंट्स मीन्स डुप्लीसिटी. दूसरा चीज़ है, मोस्ट मेनी ऑफ द बैंक्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल.
एक ही ब्रांच के एक ही जगह पे मल्टीपल ब्रांचेस है. And all the banks are owned by government. और क्या प्रॉब्लम है? राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइजिंग कॉस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. ये बैंक के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ता है ना. अरे 4 बैंक मैनेज करना और 20 बैंक मैनेज करना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. 4 बैंक मैनेज करना बहुत आसान है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगा, अननेसरी मशीनरी के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का सर्विलेंस कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान भी रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता. कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी हाई. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नो बैंक बिग इनफ टू प्रोवाइड बिग कॉरपोरेट लोन्स. बहुत बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट्स के लिए दे सकते हैं. ऐसा इंडिया में एक भी बैंक नहीं था. अभी फिलहाल सिर्फ एसबीआई है, लेकिन एक बैंक के को बहुत बड़ा लोन देने में रिस्क है. अगर वो बैंक वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो पूरा बैंक डूब जाएगा और पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है. सो नो बैंक इज़ बिग इनफ वॉज अनदर रीज़न. इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. मेनी बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा है, डुप्लीकेशन है, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन है. नॉन प्रोडक्टिव कंपटीशन में भी इंगेज्ड है, मीन्स नॉन कोर एरियाज में भी इंगेज्ड है. जैसे कि बैंक्स इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग छोड़ के भी बाकी जो जो सर्विसेज है उसमें भी वो कॉम्पीट कर रहे हैं. जब 4 ही बैंक रहेंगे तो ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, अननेसेसरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ अनदर रीज़न. राइजिंग एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में है, और इसके चलते देर इज़ अ फियर इन नॉर्मल पब्लिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर ऑफ देयर मनी, देयर डिपॉजिट्स. इसके चलते भी वो क्या होता है, बैंक से पैसे निकालना शुरू कर देते. सो अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट नहीं होगा, इसके अपने अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ बेसिकली द नीड. एंड इसके सॉल्यूशंस में कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह. इसमें क्या है, एक बिग बैंक के साथ बिग और प्रॉफिट मेकिंग बैंक के साथ फिर बाकी के अगर लेस प्रॉफिट मेकिंग, ऐसे करना चाहिए जो ऑलरेडी प्रपोज्ड है. लेकिन इसके साथ साथ जो इश्यूज़ है मर्जर के, वो भी सॉल्व करना ज़रूरी है. जैसे कि जो यूनियंस है, एम्प्लॉयज़ है, उनके जो कंसर्न्स है उसको भी एड्रेस कर देना ज़रूरी है. इकोनॉमी के ऊपर दूसरे इम्पैक्ट नहीं होंगे वो देखना भी ज़रूरी है. और जो उसके बाद ले ऑफ वगैरह होता है, लोगों को जॉब से निकाला जाता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है. इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी इसमें बहुत रहते कि इसका जो मर्जर जब होता है, 2 लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें केओस होने का, हायरार्की और कन्फ्लिक्ट्स होने के भी चांसेस है, जिसके ऊपर ये होना चाहिए. सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स and slowly and progressively गवर्नमेंट शुड गो फॉर द मर्जर. एंड 4 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे रखा है, बट स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली. इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे एसबीआई एक्सपेरिमेंट is already a successful example. This can be cited as a successful example. And government should discuss with everyone and alleviate their fears. उनके जो डर है उसको गवर्नमेंट ने हटाना चाहिए, और इसको इवेंचुअली 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में आना चाहिए. इसी के साथ साथ जो राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मर्जर इज नॉट द सोल्यूशन टू राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इससे क्या हो जाएगा, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो. इससे क्या है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ऊपर अननेसेसरी बर्डन है, उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, उनके लिए डेड इन्वेस्टमेंट की तरह है, खराब इन्वेस्टमेंट, बैड इन्वेस्टमेंट है.
तो उनका भी सभी कंसर्न्स को एड्रेस करके पहले पीसीए लेके गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि इवेंचुअली the there should be overhauling in the banking system completely, so that there is a transparency, accountability when the loans are given, especially when the big loans are given. इंडिया में विलफुल डिफॉल्टर्स बहुत सारे हैं. विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए एक स्पेशलाइज एक्ट होना चाहिए जिससे उनकी प्रॉपर्टीज या ये करके बैंक का जो लोन है इस जल्दी से जल्दी जो कोलैटरल्स है उनको लिक्विडेट करके जो बर्डन है अननेसरी वो कम करना आना चाहिए. और बैंकिंग सिस्टम शुड बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म, बी इट अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. उसमें अननेसेसरी कंपटीशन को हटा देना चाहिए और सो दैट गवर्नमेंट बैंक्स जो है अल्टीमेटली दे कैन परफॉर्म टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल. एंड इसके साथ साथ अननेसेसरी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स है उसमें भी अभी चेंजेस कर लेना चाहिए. ठीक है. और अल्टीमेटली इसमें कंक्लूजन में आप बता सकते हो अबाउट कंक्लूजन में हमेशा वे फॉरवर्ड लिखना है. यू कैन समराइज. इसमें आप कोट्स कुछ इस्तेमाल कर सकते हो. बैंकिंग इज अ बैकबोन ऑफ एनी नेशन. सो इसमें अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सच में बनाना है, इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, तो बड़ा बैंक तो चाहिए. सो मर्जर करना स्टेप इज इन राइट डायरेक्शन, लेकिन कॉशियसली जाके ये इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए. अर्बन फ्लड साइन ऑफ अ बिगर डिजास्टर. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, मैं अभी आपको ये एक स्टैंडर्ड आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, उसको ही पढ़ के सुनाऊंगा और इसमें ही कोई सजेशन होंगे तो बताऊंगा. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सिटी ऑफ वेनिस विल बी कंप्लीटली सबमर्ज अंडर वाटर. पहले इशू समझाता हूँ. अर्बन फ्लड, अर्बन एरियाज में जो फ्लड होते हैं उसके बारे में है. दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है आजकल. स्पेशली डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही है और अर्बन एरियाज में फ्लड के नंबर्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं. एंड इट कैन बी साइन ऑफ अ बिगर डिजास्टर. इट कैन बी अ सिंबल टू फार बिगर डिजास्टर बिकॉज अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा और उतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट नहीं हो पाएगा. सो अचानक से अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत बड़े कैजुअलिटीज़ हो सकते हैं. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सिटी ऑफ वेनिस विल बी completely submerged अंडर वाटर बाय 2100 ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्लडिंग. The city of Chennai in India witnessed devastating flood in 2015. जैसे मुंबई भी कंटिन्यूसली फ्लड में जा रहा है. दिल्ली में भी बीच बीच में क्या होता है, एकदम से बारिश आए तो जैम हो जाता है, रुक जाता है, पानी चौक हो जाता है, फ्लड आ जाता है. इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल. मुंबई witnesses flood like situations every monsoon. Floods have been seen in Houston, USA to Istanbul, Turkey and are no longer sporadic occurrences, but they have become an annual phenomenon and causes are similar too. The term urban flood refers to rapid rise in water levels in short period of time in dense city causing water flooding, which could lead to loss of life and property. The reason is named urban is because urban flood is different from rural areas, as the fact that rural flood have much more catchment area while the cities don't aren't coupled with much vegetation, restricted runoffs by the construction and roads, which make dense cities 2 to 8 times more prone than villages. Rise in urban population has resulted in massive encroachments in natural drainage systems too, as well as reducing in significant forest cover. These reduces the river's capacity and along with this the rise in global warming and melting of ice caps, which are resulting in river flooding dangerously above the safe mark. और दूसरा सी लेवल भी राइज हो रहा है जिसके चलते भी जो कोस्टल सिटीज़ है उसमें राइज हो रहा है. द occurrence of the rainfall has also shown massive variation, due to which the rivers are pushed above their pathways, and with nowhere else to disperse the flow, it results in the flooding in the urban areas. Due to the uncontrolled growth and lack of zoning laws, construction prohibition, these floods take the form of calamity. While on the face of it they might look natural disasters, but upon deeper inspection they are entirely man-made ones. So, to prevent the occurrence of the urban flooding, the first step should be
to get rid of encroachment in catchment area of the rivers. Also, initiatives to regain and expand forest cover should be ensured, as large vegetation can absorb a lot of water, and better monsoon prediction system should be put in place for early warning of any heavy rain. Cities also need to ensure a greater planning policy to accommodate any event of flood like situations. Projects like interlinking of rivers should be adopted to reduce the flooding. At last, the biggest contributor of global warming must be addressed to ensure the global participation, to ensure the rising global temperature can come in acceptable range. Conclusion: the for centuries humans have exploited the nature and its gift without any pushback. But that time seems to have the time seems to have run out. The nature is fighting back, and it's a clear sign the current form of human development is not aligned with the nature. The phenomena of urban flooding is one of the many such misalignments. It is about time humans pay attention to these missteps and correct them before it's too late. सो वेरी गुड कंक्लूजन टू. इसमें नेचर के साथ कोड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे महात्मा गांधी का कोड यूज़ कर सकते हो, अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रेड. नीड फॉर लेबर लॉज इन इंडिया. भारत में श्रम कानून सुधारों की आवश्यकता. इंडिया इज अ क्वाजाई सोशलिस्ट स्टेट. इंडिया इज अ मिक्स स्टेट, सो क्वाजाई सोशलिस्ट भी बोल सकते हो, क्वाजाई कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हो. Its freedom struggle and the constitution reflects its socialistic values and commitment for the better future of its working class. But even after 7 decades of sovereign rule, that dream largely remains unrealized. It has come to the point that in grave shadow of COVID pandemic, India's laws need revival, or else it could crumble like house of cards. There are several shortcomings to India's labor laws and their enforcement that anything short of a complete overhaul might not work. To begin with, Indian constitution prescribes labor as a concurrent subject, meaning that state and parliament both can legislate over it. The results are fragmented labor laws and policies over India's 28 states and union territories with no universal framework or streamlined legislation. Now, in terms of enforcement, it is gravely inadequate. India's largest labor share, its informal sector, has close to negligible enforcement of minimum wages prescribed by the labor department. In fact, the minimum wages have effectively become maximum wages. These problems are further amplified by the uh, palpitable working conditions and undefined working hours in almost every sector. The results are deplorable health of laborers, decline in productivity. There are numerous instances of gender wage gap to witness majorly in uh, unorganized sector, and in some worst to worst cases borderline illegal child labor too. All these shortcomings combined have resulted in widespread discontent in India's labor class, which is in dire and need of revival. The hardest task to fix the Indian labor sector is very difficult one, but with the meticulous planning and pro-labor policies, things can turn around. To start with the subject, labor should be transferred to union list to ensure streamlined universal legislation and lack of discrepancies. When all laws will come under umbrella, it will be far more efficient to enforce them. The Labor Department of India should vigilantly enforce wages and should adequately revise them whenever needed and enforce equal pay for equal work to eliminate gender wage gap. A better vigilance policy also needed to ensure every working class individual isn't exploited and he or she has human working conditions and well defined working hours and paid overtime. इंडिया एज ए नेशन, लेकिन क्या है इसमें और एक डायमेंशन मिसिंग है. लेबर लॉज में ईज लाना भी बहुत ज़रूरी है. लेबर लॉ के साथ साथ फैक्ट्री एक्ट को भी अमेंड करना ज़रूरी है. और इसमें अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस लेबर लॉज के साथ साथ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लेबरर्स, इट इज़ अबाउट एंटायर इंडस्ट्री टू. सभी लॉज ईजी करना, सभी के फ़ायदे के लिए अच्छा करना और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है. इंडिया एज अ नेशन हैज सेट अ ड्रीम टू बिकम अ सुपर पावर, अ राइजिंग फोर्स अमंग द नेशन. But if this dream isn't aligned with the dream of its millions of working class population, if it can't excel at the hopes and aspirations of these individuals,
this dream of India will remain meaningless. The weight of India's superpower aspirations rests on the shoulder of its laborers, and it's about time they be recognized and looked after for their efforts. Very good. Nanotechnology, the future of the technology. The world is shrinking metaphorically due to the pace of the technology, but the technology itself is also shrinking, and this is a trend, alien world out, truly alien world out there, which has hardly been explored by the humans. Nanotechnology is the new frontier in these smaller worlds, which is billion times smaller than our average objects. This recent branch of science has great potential. The term nanotechnology means using nanoparticles or nanoscale objects and apply them in real world needs and problems. It involves study the scale of nanoparticles anywhere from 1 nanometer to 1000 nanometer. The scale of nanotechnology is truly staggering. For example, even the tip of the pen is million nanometers wide. The applications of the nanotechnology have just started to emerge. It has widespread use in protective water repellent coating, often applied in electronic objects like smartphones or computers. It's only a few nanometers thick. That is why it is called as nano coating. A relatively new substance known as carbon nanotubes is developed to provide excellent strength compared to steel and other metals while being only a tenth of a weight. Carbon nanotubes are already treated as a generalized leap in the field of automobiles and aircrafts due to this very lightweight. These are also being researched in space technology. Nanotechnology is also used in manufacturing modern computer processors, which are using transistors that are only 5 nanometers in size. In the future, these nanotransistors are projected to power upcoming quantum computers. It is also used in water filtration system with screen that are only few thousand nanometers wide, which filters almost all the pollutants from the water. It could become the next standard in water treatment processes all over the world. The healthcare applications are also endless, with the pacemakers that will eventually become smaller than 15 millimeter due to the nanotechnology and new nanomedicines that can effectively target and the concern area. There are some rising concerns too about the outcomes of the nanotechnology. Many believe that rising demands of the technology will significantly put our energy requirements and can end up energy crisis. Globally, high production of nanotechnology objects may eventually increase the waste production on our planet. The field of the nanotechnology is still in its infancy and requires a significant amount of research and development to better understand its application and its potential outcomes that may or may not be beneficial to us. The advent of the nanotechnology has catalyzed the pace of the technological evolution. This field has near endless applications in almost every field of the application and has potential to benefit our world in result human race as a whole. But to get clear picture whether this new frontier of the technology can take us, perhaps we need more understanding of its working. इसमें कोट यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी, और जैसे कि इसमें यूज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर. वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म ऐसे वाले जो कोड बेस्ड या फिर फिलोसॉफी बेस्ड एसेज है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना, इनको अटेम्प्ट नहीं करना. पॉपुलेशन कंट्रोल ये बहुत ही जनरलाइज टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको पता है. इसमें आपको बेसिकली लिखना है कि पॉपुलेशन राइज कैसे हुआ, बैकग्राउंड क्या है, इंडियन पॉपुलेशन राइज कैसे हुआ, कब से कब तक ज़्यादा बढ़ा, और अभी पॉपुलेशन का कंडीशन क्या है. एंड यू हैव टू मेंशन द प्रॉब्लम्स associated with very high population, along with its impacts, problems and impacts, and need for population control. और सबसे लास्ट में आपको इसमें सॉल्यूशंस लिखना है. सॉल्यूशंस में सभी सॉल्यूशन आएंगे, जैसे कि अभी पॉपुलेशन जो है ये ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी है, स्प्रेड ऑफ फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, हम दो हमारे दो प्रमोट करना चाहिए. जो दो ही बच्चों पे या एक बच्चों पे लेते हैं उनको अवार्ड्स इंसेंटिव्स देना चाहिए.
गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उनको देना चाहिए जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, एंड जो एक लड़की या 2 लड़की के बाद भी ये कर लेते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो उनको भी अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ उनके एजुकेशन का खर्चा उठाना चाहिए। जो लोगों को सबसे बड़ा ये है कि इंडिया में जो मेल चाइल्ड प्रेफरेंस है उसको कम करने के लिए मदद करना चाहिए, और अनप्लान प्रेगनेंसीज के लिए एबॉर्शन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी है उसके बारे में उनको इजीली अवेलेबल कर देना चाहिए। हम लोग के सेक्स के बारे में जो टैबू है या फिर उसके बारे में बात नहीं किया जाता, उसके बारे में और एजुकेट करने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का ज़रूरत है। और कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम लोग ठीक से इसको यूज़ कर पाए तो, नहीं तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है हमारे लिए। इंडिया शुड डिसकंटिन्यू ब्रिटिश टाइप ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। इंट्रोडक्शन में आप अगर ये पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में ये वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें बेसिकली ये लिखना है कि इंडियन मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है, जो पैंट शर्ट है, टाई है, कोट है, नेक स्कार्फ या क्रावाट बोला जाता है जिसको, बैरे कैप है जो वुलन रहते हैं, या जितना भी है सोर्ड्स है, सब कुछ इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिटिश टाइप ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म जो पुराने टाइम पे ब्रिटिश मिलिट्री यूज़ करता था, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टाइल कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बारे में कि इंडिया ने रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्यों डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तो द इंडियन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स परहैप्स दे पोर्ट्रे द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश लीगेसी और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिटिश लीगेसी, इसीलिए एंड इट मेक्स आवर पीपल, इट मेक्स आवर फोर्सेस लुक distant from India. The design element, fabric and articles of British uniform are not compatible with the Indian climate. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैरे कैप यूज़ किया जाता है, हम लोग चेन्नई में बैरे कैप यूज़ कर रहे हैं, वो वुलन का बना हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रिटिश मिलिट्री यूनिफॉर्म्स आर प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स एंड ब्रिटिश एक्सपांशनिज्म के वो सिंबल है, इसलिए इसको हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में नहीं दिखाना चाहिए। द प्रेजेंट ब्रिटिश यूनिफॉर्म्स आर इंस्पायर्ड, दे आर they don't directly reflect distinct Indian identity and cultural values. They were born from elite British society. Hence, more focus is placed on display and exhibition and militaristic rituals, and they are less egalitarian और डेकोरेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया सेरेमनी के ऊपर, रादर दैन द यूटिलिटी उनका फील्ड में हो उसके ऊपर। अगेंस्ट इंडिया शुडेंट रिप्लेस ब्रिटिश टाइप ऑफ यूनिफॉर्म बाय शेयर नंबर ऑफ पर्सनल सर्विंग इंडियन मिलिट्री इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, दस रिप्लेसिंग द यूनिफॉर्म्स इज हैज ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन्स। Present uniforms aren't completely foreign. They still have Indian Army legacy within, which was voluntary force in World War II. A mere uniform substitution can't have any significant impact. Underlying organization changes अगर नहीं होते हैं तो, जिसको हम लोग ब्रिटिश एम्पायर मिलिट्री यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, मोर और लेस स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी मिलिट्रीज यूज़ कर रहे हैं अभी इसको, ये सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री नहीं है। और इसके साथ साथ इवन दो ये ब्रिटिश स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म होंगे तो भी वो यूटिलिटी वाले हैं, काम में आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सिम्बॉल्स, जैसे कि नेशनल एम्बलम इंडिया का है, बेल्ट के ऊपर इंसिग्निया इंडिया का है, जो सिंबोलिज्म है, ऑल द सिंबोलिज्म आर इंडिजिनस सिंबल्स। सो इसमें डिस्प्यूट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। सो डायरेक्टली हम लोग को डायरेक्ट ब्रिटिश मिलिट्री यूनिफॉर्म्स चेंज नहीं करने चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस जो है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और इंडियन के एस्पिरेशन से उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। Humanitarian subjects should be given, humanities subjects should be given priority in curricula over scientific subjects. Humanity subjects मतलब कौन से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, और साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह। अभी क्यों करना चाहिए उसके ऊपर आप अगर इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिए। ह्यूमैनिटीज क्यों प्रायोरिटी देना चाहिए, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स मीनिंगफुल प्रोग्रेस देते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज एथिक्स बताते हैं, अडॉप्ट कैसे हुआ है, ह्यूमन बींग्स का एडवांसमेंट कैसे हुआ है वो बताते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक स्ट्रक्चर इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज ओनली।
एडवांसमेंट्स, जैसे कि डेमोक्रेसी आ गया, लॉज आ गए, प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं. दे डेवलप्ड एंड एनकरेज द इंजेन्यूनिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से ही साइंस डेवलप हुआ. दे आर इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लॉज जो है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जैसे इथिकल स्टैंडर्ड है, ये साइंस ने नहीं लाया है. मोरालिटी है, ये साइंस ने नहीं लाया है. पॉलिटिकल सिस्टम है, ये साइंस ने नहीं लाया है. दैट इज वाई इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आर फार मोर रिलेवेंट when we are fighting for our rights, when we are trying to understand what is happening with the governments, and when we try to understand why people go to or countries go to war. Scientific subjects are should be given priority. Scientific subjects provide far wider scope of employability, मिलता है, jobs अच्छे मिलते हैं. Study of scientific subjects fosters rational thinking, logical, analytical thinking. Scientific progress provides meaningful and tangible progress. फॉर एग्जाम्पल रेनेसा टेक्नोलॉजिकल लीप्स लेके आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और आज हम लोग आजू बाजू में जो भी देख रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट. फार मोर स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, और ह्यूमन को आगे लेके जाने के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट मदद करेगा. सो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है तो साइंस को भी उतना ही डेवलप होना पड़ेगा. कंक्लूजन, दोनों के ऊपर इक्वल फोकस देना चाहिए. रिपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप डेफिनेशन बता सकते हो, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. आफ्टर द ऑर्गेनिक फार्मिंग डेफिनेशन के बाद नीड ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या है, प्रॉब्लम्स बता सकते हो कन्वेंशनल फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नीड, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ मेथड्स और कैसे करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बता सकते हो. अगर आपको पढ़ना है तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा. और इसके बाद अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस बता सकते हो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये इंडिया के लिए कैसे अच्छा हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लिख सकते हो. एंड कंक्लूजन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या क्या होगा. सोर्सेस, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप. लाइफस्टाइल डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसीजेस मतलब लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले डिसीजेस. यू कैन गिव योर डेफिनेशन, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस है. डिसीजेस कॉज्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन लाइफस्टाइल. मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन और कॉजेस आप बता सकते क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल की वजह से. तो आप रीजंस बता सकते हो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ये डिसीजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये भी लाइफस्टाइल से है. शुगर ज़्यादा लेने से ये होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी हो रहा है. लाइफस्टाइल डिसीजेस के इम्पैक्ट्स और आज का स्टेटस क्या है इंडिया में और वर्ल्ड में. स्टेटस मतलब डेटा, एक्चुअली रिलेवेंस क्या है. आज ऐसा हालत हो गया लाइफस्टाइल डिसीज से लोग ज़्यादा मर रहे हैं और ज़्यादा बीमार है रादर देन कन्वेंशनल कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज से. एंड कंक्लूजन, रैपिड राइज हो रहा है, इससे डील करने का तरीका, सॉल्यूशन, हाउ टू डील विथ इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, प्रॉपर रेस्ट, इसके साथ साथ एक्सरसाइज और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो पुराना वाला तरीका है, मीन्स अल्टीमेटली द चेंजिंग ऑफ द लाइफस्टाइल इज द की. सोर्सेज दे सकते हो. प्रेसी आपको देखना है तो ये प्रेसी दिया हुआ है, इसको पॉज करके देख लीजिए. पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो. इट इज़ अ वेरी गुड प्रेसी रिटर्न. ये थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए मार्क्स कम दिए हैं, लेकिन समराइज काफ़ी अच्छा किया हुआ है. और कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज जो था काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं था. तो इसके मॉडल आंसर्स आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. ग्रामर के क्वेश्चंस का भी सेम है, यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे बाय एंड लार्ज. ठीक है. बाकी जो करंट अफेयर्स के बाकी जो आपके टेस्ट सीरीज के डिस्कशन है विद इन 2 days मैं ख़त्म कर दूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये नंबर के ऊपर 8530316222 8530314222 इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.